ठीक है, चलो आज अपन ज्योग्राफी का पूरा रिवीजन करते हैं। दिक्कतें आती है एनसीईआरटी की जो बुक है पढ़ने में, और इनके एग्जाम कंपटीशन में पूरे क्वेश्चन आते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पूरी 6 क्लास की ज्योग्राफी का क्या कर लेते हैं, एक ही साथ रिवीजन कर लेते हैं। एक ही साथ क्या कर लेते हैं बेटा, रिवीजन कर लेते हैं। तो अपने पहले पार्ट का नाम बताओ मेरे को। सौरमंडल और पृथ्वी। कौन सा बेटा, सौरमंडल और पृथ्वी। तो इसमें अपने ग्रहों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बारे में चर्चा की गई है, ग्रहों के बारे में चर्चा की गई है। और इसमें पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा है। इसके बारे में चर्चा है, पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा। एक गति होती है घूर्णन गति, एक होती है परिक्रमण गति। एक होती है घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति, यानी कि पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा की गई है। चर्चा की गई है ना, पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा की गई है। तो अपन इन गतियों को ग्लोब के आधार पे समझेंगे। किसके आधार पे समझेंगे बेटा, ग्लोब के आधार पे समझेंगे। तो पहले मैं एक बना देता हूँ आपके ग्लोब। क्या बना देता हूँ बेटा, ग्लोब बना देता हूँ। तो ये अपना है ग्लोब। ये अपना क्या है, ग्लोब है, जो हर ऑफिस में होता है आपके, होता है नहीं होता। हाँ, तो ये है ग्लोब। ये क्या है बेटा, ग्लोब के रूप में देखा जाता है। अब इस ग्लोब के आधार पे अपन समझेंगे कि किस प्रकार दिन रात होता है, ग्लोब पे अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, भारत की स्थिति क्या है, और भारत का क्षेत्रफल क्या है, सारी चीजें देखेंगे अपन। तो ये है ग्लोब। ये क्या है बेटा, ग्लोब। और ग्लोब को दो भागों में आपकी पता है, आपको सबको पता है कौन सी रेखा है ये, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बेटा, विषुवत रेखा है, जो ग्लोब को दो भागों में बांटने का कार्य करती है। ग्लोब को कितने भागों में बांटने का कार्य करती है, दो भागों में बांटने का कार्य करती है। और वो रेखा कौन सी है, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बेटा, विषुवत रेखा। और अब विषुवत रेखा ने दो भागों में अपने विभाजित कर दिया है। एक तरफ है जो ऊपर का भाग है, ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है बेटा, उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा। और ये जो दक्षिण का भाग है, इसे क्या कहेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो एक आ गया उत्तरी गोलार्ध और दूसरा आ गया दक्षिणी गोलार्ध आ गया। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो ग्लोब पे 3 रेखाएं थी, मैंने अभी बताई आपको। कितनी रेखाएं बताई है, 3 रेखाएं। तो मैं इस ग्लोब पे क्या होता है कि जलवायु के आधार पर ग्लोब को बांट देता हूँ। एक बार किसके आधार पर बांट देता हूँ, जलवायु के आधार पे, क्लाइमेट के आधार पे। देख लो ये जो रेखा है, ये कहलाएगी कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये, कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में। कौन सी गोलार्ध में, गोलार्ध में आपकी रेखा कौन सी है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा इसके नीचे आ गई आपकी विषुवत। कौन सी वर्त है, विषुवत वर्त आ गई। अब इसके नीचे है जो मकर रेखा। कौन सी रेखा है बेटा, मकर रेखा। तो कर्क रेखा, विषुवत वर्त और मकर रेखा। अब इसके बाद में भी आपके 2 रेखाएं और खींच देता हूँ ग्लोब पे। कितनी रेखाएं खींच देता हूँ, 2 रेखाएं। अब पहले तो इनका जानो अक्षांशीय विस्तार। ये जो विषुवत वर्त है, ये आपके 0 डिग्री पे है। कहाँ पे बेटा, 0 डिग्री पे। इसके ऊपर जो कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री पे। कितने पे बेटा, 23.5 पे। और ये जो मकर रेखा है, ये भी 23.5 डिग्री पे। कितने पे बेटा, 23.5 डिग्री पर है। अब ग्लोब में कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वर्त। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत वर्त। अब इनमें जलवायु के आधार पर भी बांटूंगा। आपको पता है सूर्य तो एक जगह स्थिर है। सूर्य तो क्या बेटा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। कौन लगाती है बेटा, पृथ्वी ही चक्कर लगाती है। अब अलग अलग समझेंगे कि किस रेखा पे सूर्य का प्रकाश किस बार पड़ता है, किस दिन दिन बड़ा हो जाता है, रातें छोटी हो जाती है, और किस समय क्या घटनाएं होती है, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। अब देखना, ये सूर्य आपका एक जगह स्थिर है। सूर्य क्या है, एक जगह स्थिर है। अब सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती है, और वो कहाँ पड़ती है, विषुवत वर्त पे। कहाँ पड़ती है बेटा, विषुवत वर्त पे। और ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये जो ऊपर वाला क्षेत्र भी और ये नीचे वाला क्षेत्र भी, यहाँ पे सूर्य की हमेशा प्रकाश किरणें ज्यादा पड़ती है। प्रकाश किरणें क्या पड़ती है बेटा, ज्यादा पड़ती है। इसके इस क्षेत्र को कहेंगे उष्णकटिबंध। क्या कहेंगे बेटा, उष्णकटिबंध क्षेत्र कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश हमेशा ज्यादा रहता है। और सूर्य का प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो यहाँ तापमान बढ़ती रहेगी।
क्या रहेगा बेटा? तापमान बढ़ती रहेगी। अब इसके बाद अपन ने देखा ये वाला क्षेत्र, इसे कह देंगे शीतोष्ण। क्या कह देंगे इसे? शीतोष्ण कह देंगे, क्योंकि यहाँ से गर्मी थोड़ी यहाँ पे कम होती है। और अब ये वाला क्षेत्र भी उष्णकटिबंधीय हो गया आपका। क्या हो गया बेटा? और ये क्षेत्र हो गया शीतोष्ण। कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा? शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। कौन सा क्षेत्र हो गया बेटा? क्षेत्र हो गया। अब ये शीतोष्ण हो गया, ये शीतोष्ण हो गया, तो ये दो कटिबंध और ऊपर बचे। इन्हें कह दूंगा शीत कटिबंध। क्या कह दूंगा मैं? शीत कटिबंध, जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुंच नहीं पाता। ठीक है, तो इस क्षेत्र को कह देंगे शीत कटिबंध। क्या कह देंगे बेटा? शीत कटिबंध। और इसका अक्षांश विस्तार 66.5 डिग्री के बाद शुरू होता है। हाँ, कब से शुरू होता है बेटा? 66 डिग्री के बाद। 66.5 डिग्री के बाद शुरू होता है। 66.5 डिग्री के बाद इसका अक्षांश विस्तार शुरू होता है। अब अगले देखना आगे की घटना क्या होती है कि ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था, इसे मैंने तो 3 जलवायु के आधार पे बांट दिया। किसके आधार पे बांट दिया? जलवायु। अब आप देखते हो कभी तो दिन बड़े हो जाते हैं, कभी रातें छोटी हो जाती है। कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें छोटी होती है। अब बानू ने कहा सर दिन बड़े तो नहीं होते, वही 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। लेकिन एक बात यह है कि कभी तो अपने अंधेरा जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। और अब बड़े दिन हो रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या हो रहे हैं? बड़े दिन हो रहे हैं। तो ये घटनाएं क्यों होती है सर? इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण समझने के लिए अपन एक फिर से ग्लोब बनाएंगे। फिर से क्या बनाया अपने? ग्लोब बनाया। और ग्लोब में मैं वापिस इसको 2 भागों में बांट दूंगा। ये कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाएगा बेटा? उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या कहलाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध कहलाएगा। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक है दक्षिणी गोलार्ध। एक है उत्तरी गोलार्ध, एक और सा है दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध। अब देखना इसमें आगे की घटना कि अब सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें यहाँ एक रेखा बताई। कौन सी रेखा बताई? बताओ। यहाँ कौन सी बताई? मकर रेखा। अब सुनना बेटा, ये बताइए आपको कर्क रेखा में कौन सी रेखा बता दी? और ये बता दी मैंने मकर रेखा। और ये हो गई आपकी 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत है। अब सुनना मेरी बात, इस पे सूर्य का प्रकाश कभी ज्यादा पड़ता है, कभी ये पृथ्वी घूमती है तो यहाँ पे प्रकाश ज्यादा पड़ता है सूर्य का। सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ज्यादा पड़ता है क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी क्या होती रहती है बेटा? घूमती रहती है। और ये किन कारणों से होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। किसके कारण होता है बेटा? घूर्णन गति के कारण। अब देखना कि सूर्य तो एक जगह स्थिर है, सूर्य तो एक जगह स्थिर है। तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश एक दिन ज्यादा पड़ता है। एक दिन क्या पड़ता है बेटा? ज्यादा। और वो दिन होता है 21 जून का। कौन सा दिन होता है? 21 जून का। 21 जून। इस दिन कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकता है। कर्क रेखा पे सूर्य क्या होता है बेटा? सीधा चमकता है। और कर्क रेखा पे सूर्य सीधा चमकने का कारण क्या है कि यहाँ पे दिन बड़ा हो जाता है। दिन क्या हो जाता है बेटा? बड़ा। तो यहाँ बड़ा होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्योंकि सूरज तो एक ही है। सूरज तो एक ही है। ऐसा थोड़ी है सूर्य अलग अलग है। सूर्य अलग अलग नहीं है ना, सूर्य एक ही है। तो सूर्य एक होने के कारण यहाँ पे हो गया दिन बड़ा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिन छोटा हो जाएगा। हाँ, अब देखना यहाँ पे दिन बड़ा हुआ तो यहाँ पे दिन क्या हो जाएगा बेटा? छोटा। 21 जून को दिन क्या हो जाएगा बेटा? छोटा। दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध बड़ा हो गया। अब एक दिन ऐसा भी आता है जब सूर्य सीधा का सीधा मकर रेखा पे चमकता है। किस पे चमकता है बेटा? मकर रेखा पे भी चमकता है। और इस दिन क्या हो जाता है? इधर दिन बड़ा हो जाता है तो इधर छोटा हो जाता है। इधर बड़ा हो जाता है तो इधर क्या हो जाता है? छोटा। और वो दिन है 22 दिसंबर। कौन सा दिन है मेरा? 22 दिसंबर। वो दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य सीधा चमकता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य क्या होता है? सीधा चमकता है। इसलिए यहाँ पे तो क्या हो जाता है? दिन बड़ा और यहाँ हो जाता है छोटा। तो 22 दिसंबर को यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना सबसे छोटा सबसे छोटा। अब 2 दिन ऐसे होते हैं सूर्य सीधा का सीधा विषुवत वर्ष पे चमकेगा। किस पे चमकेगा बेटा? विषुवत वर्ष पे चमकेगा सूर्य 2 दिन।
और वो 2 दिन है, एक तो 21 मार्च, एक 23 सितंबर। ये कौन सा है बेटा? 23 सितंबर। 23 सितंबर। इस दिन क्या होता है कि सूर्य सीधा का सीधा विश्वत्वर्त पे चमकता है। किस पे चमकता है बेटा? विश्वत्वर्त पे चमकता है। और इस कारण विश्वत्वर्त पे क्या हो जाता है, दिन और रात बराबर हो जाते हैं। दिन और रात क्या हो जाते हैं बेटा? बराबर। तो विश्वत्वर्त पे चमकेगा तो इधर बराबर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो इसलिए लिखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या हो जाते हैं बेटा? बराबर हो जाते हैं। कष्ट तो नहीं है क्या? कहाँ है पीछे इसके? अब इसके आगे देखना, पीछे तो नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ ले आ। अब आगे देखना, ये तो समझ लिया अपन ने। अब अपन समझते हैं अक्षांश और देशांतरों को। किसको समझेंगे बेटा? अक्षांश और देशांतरों को समझने का प्रयास करेंगे कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है। क्योंकि अगले वीडियो में पहले सही नहीं आ रही थी आवाज क्वालिटी, तो इसमें अपन सही पूरा दिख रहा है। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा? किसको दिख रहा है? सबको दिख रहा है। तो अब अपन चर्चाएं करते हैं, वो लाता है तब तक हाथ से ही काम चला लेते हैं अपन। हाँ हाथ ही रिश्ते बना लेते हैं। अब देखना, ये मैंने बताया ग्लोब। ये क्या बताया? तो मैंने यह ग्लोब को 2 भागों में काटने वाली विश्वत्वर्त की चर्चा की। 0 डिग्री अक्षांश भी कह दिया, कह दिया नहीं कह दिया? और इसे कह दिया उत्तरी गोलार्ध। क्या कह दिया इसे? हाँ। और इसे कह दिया दक्षिणी गोलार्ध। इसे कह दिया उत्तरी गोलार्ध और इसे क्या कह दिया? दक्षिणी गोलार्ध। अब ये 0 है तो यहाँ पे बेटा जी 1 होगी नहीं होगी? अरे होगी क्या? होगी। हाँ। और फिर यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे 3 होगी, ऐसे होगी नहीं होगी? ऐसे अक्षांशों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जब पहुँचेगा ये ऊपर उत्तरी ध्रुव पे, तो यहाँ 90 हो जाएगी। अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। तो ऐसा कैसा सिलसिला इधर नीचे चलता है, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 90 ऊपर, 90 नीचे दक्षिण गोलार्ध में, और प्लस 1 विश्वत्वर्त वाला, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? 181 हो गई। अब देखना 181 तो कुल अक्षांश हो गए। तो भारत भी तो यही स्थित है, भारत भी तो यही स्थित है। अब इसमें समझना वापिस, ये हो गया आपका ये लो। अब मैंने ये काट दिया इसको 2 भागों में, तो भारत यहाँ पे स्थित है, भारत यहाँ पे स्थित है। अब भारत यहाँ पे स्थित है तो यहाँ से 1 गुजरी, यहाँ से 2 गुजरी, तो यहाँ भी कोई रेखा गुजरी होगी भारत को टच करते हुए। यहाँ भी कोई ना कोई रेखा तो गुजरी होगी भारत को टच करते हुए। और ये पूरी गुजरते गुजरते यहाँ भी तो कोई रेखा गुजरी होगी भारत को टच करते हुए। यहाँ भी तो कोई रेखा गुजरी होगी भारत को टच करते हुए। तो ये जो रेखा टच हुई, इसको एक नाम दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। क्या नाम दिया गया? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश नाम दिया गया है। और जो ये रेखा बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंची, यहाँ ऊपर पहुंची, इसे नाम दिया गया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश नाम दिया गया। अब ये कहलाएगा भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये क्या कहलाएगा? भारत का। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। अब ग्लोब पे क्या है कि कुछ खड़ी रेखाएं भी खींची हुई है, इस प्रकार की रेखाएं भी है। अब ये जो रेखा है यहाँ से गुजरी और ये रेखा है यहाँ से गुजरी। अब ग्लोब पे जो खड़ी रेखाएं हैं उन्हें कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर कह दिया। अब ये जो ग्लोब में यहाँ रेखा गुजर के यहाँ से गुजरी, ये देशांतर है, यहाँ तक जाएगी, ये देशांतर है। ये सारी क्या है? देशांतर रेखाएं। तो पूछा जाएगा भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ। फिर क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन? भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार बताओ। तो देख लो, ये मैंने आपको सिखा दी, ये रेखाएं कितनी, यहाँ भारत बताया मैंने आपको।
यहाँ कौन सा बताया अभी? भारत बताया। यहाँ पे स्थित है भारत। अब यहाँ पे जब भारत स्थित है तो यहाँ से कोई रेखा गुजरी है और यहाँ से भी कोई रेखा गुजरी है कि नहीं गुजरी है? हाँ, अब ये जो भारत अपन ने बनाया है यहाँ से कोई रेखा सच हुई, यह देशांतर कौन सा यहाँ गुजरी वो देशांतर कौन सा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखना यहाँ से जो रेखा गुजरी वो देखो, पहले इन देशांतरों को भी दो भागों में बांट दूंगा। कितने भागों में बांटूंगा? दो भागों में। एक तो हो जाएगी पश्चिम और एक हो जाएगा पूर्व। एक हो जाएगा पश्चिम और एक क्या हो जाएगा? पूर्व। अब भारत के यहाँ से जो रेखा गुजरी है वो है 68 डिग्री 7 मिनट। कौन सी है? 68 डिग्री 7 मिनट। पूर्व में स्थित है, इसलिए कह देंगे पूर्वी देशांतर। क्या कह देंगे इसे? पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। देशांतर के नाम से जाना जाता है। अब पूर्वी देशांतर हो गया। अब यहाँ जो रेखा यहाँ पे टच होते हुए यहाँ तक जाएगी वो हो जाएगी आपकी 97 डिग्री 25 मिनट। और इसे भी क्या कह दूंगा मैं? पूर्वी देशांतर। क्या कह दूंगा इसे? पूर्वी देशांतर। तो ये हो गया अक्षांश और देशांतर विस्तार। ये क्या हो गया भारत का? अब आपके पार्ट में दिया हुआ उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन आगे चलते हैं कि सर उसमें ऐसा भी दिया हुआ है कि भारत की सीमा, स्तरीय सीमा, भारत में कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और कितने राज्य सीमा तटीय नहीं बनाते। जैसे मानो मैंने एक भारत को ऐसे दर्शा दिया, आपके इसमें क्या दर्शा दिया? मैंने भारत को दर्शा दिया। आज अपन चर्चा करेंगे ओनली फॉर दक्षिणी पार्ट की। किसकी चर्चा करेंगे बेटा? हाँ, अब देखो ये जो भारत मैंने दर्शाया है, यहाँ भारत के दोनों तरफ दक्षिण में एक तरफ है अरब सागर और एक तरफ है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। एक तरफ मैंने कहा अरब सागर है, दूसरी तरफ आती है बंगाल की खाड़ी। कौन कौन सी है बेटा? अरब सागर और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी। अब जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर चर्चा करते हैं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों जो ये है समुद्र है। ये क्या है बेटा? समुद्र है। इनके दोनों तरफ क्या ये समुद्र है। अब ये जो सीमा लगती है समुद्र से उसे कहते हैं तटीय सीमा। क्या कहते हैं इसे? तटीय सीमा। तटीय सीमा कहते हैं। और ये जो भारत की तटीय सीमा लगती है वो 9 राज्यों से, कितने राज्यों से लगती है? 9 राज्यों से तटीय सीमा लगती है। ऊपर ही ऊपर है गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। कौन सा हो गया बेटा? गुजरात हो गया। और गुजरात के नीचे जो आपका राज्य है वो है महाराष्ट्र, बेटा पंजाब तो ऊपर आ जाएगा। महाराष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र के नीचे या छोटा सा अपना गोवा है, क्योंकि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है? सबसे छोटा है। तो गोवा आ गया। और गोवा के थोड़ा नीचे चलेंगे तो अपना कर्नाटक। कौन सा नाटक? कर्नाटक। कौन सा नाटक है? कर्नाटक। ये मालूम करता ना नाटक नहीं करता। अब देखो आगे चलेंगे तो ये आ जाएगा केरल। क्या आ जाएगा? केरल। और नीचे ही नीचे अपने दक्षिण में है तमिलनाडु। कौन सा नाडु? अरे लाडू नहीं है, नाडू। लाडू नहीं, नाडू। तो तमिलनाडु। कौन सा नाडु? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु के जैसे ही अपन ऊपर जाएंगे, तमिलनाडु के जैसे ही ऊपर जाएंगे तो तमिलनाडु के ऊपर जाएंगे तो अपना है आंध्र प्रदेश। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अपन को मिल जाएगा ओडिशा। कौन सा मिल जाएगा? और ओडिशा से थोड़े ऊपर जाएंगे तो अपन को मिलेगा पश्चिम बंगाल। क्या मिल जाएगा? पश्चिम बंगाल, जिसे वेस्ट बंगाल भी कहते हो आप इंग्लिश में, क्योंकि अंग्रेज हो रहे हो आपको। हाँ, अब देखो आगे ये बीच में एक जगह बची है वो है तेलंगाना। कौन सी का नाम? तेलंगाना। जहाँ बीच में आ गया तेलंगाना। तो आप देख रहे हो आपने कितने मजाक में 10 राज्य भर लिए भारत के मैप में। कितने भर लिए? 10 राज्य आपने 28 में से भर लिए। 10 राज्य आपने 28 में से भर लिए। तो बड़ी मजेदार बात है, 28 में से आपने 10 भर लिए। मैंने कहा एक मध्य से होकर गुजरती है भारत के कर्क रेखा। कौन सी रेखा? अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सकते हैं।
3 अब ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? पहला गुजार दिया अपन ने गुजरात से। कहाँ गुजार दिया? और गुजरात के आगे अपना है राजस्थान। प्यारा सा राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है? सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान। कौन सा राजस्थान? राजस्थान। तो गुजरात आया, इधर आया राजस्थान। गुजरात आया, इधर आगे कौन सा आया? राजस्थान के जस्ट इधर आगे एमपी यानी मध्य प्रदेश। क्या आ गया बेटा? मध्य प्रदेश। अब जैसे ही मध्य प्रदेश से आगे जाएंगे अपन, मध्य प्रदेश से क्या करेंगे? आगे जाएंगे तो अपन को मिलेगा छत्तीसगढ़। अरे कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़ के बाद मिल जाएगा आपको झारखंड। कौन सा खंड है? हाँ, और झारखंड के बाद ये आ गया वेस्ट बंगाल, पश्चिम में बंगाल। आया नहीं आया? आया। अब इधर आगे जाएंगे तो एक देश आ जाएगा बांग्लादेश। कौन सा देश? और बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन सी रेखा कहलाती है? कौन सी रेखा? अब आपने करीबन आधा मैप कर दिया। कितना मैप कर दिया है? अब हम सबके ने मैप देखा होगा, और मैप में देखा होगा आपने ये राजस्थान है, इसके ऊपर है पंजाब। क्या है? और पंजाब से नीचे आएंगे यहाँ है हरियाणा। देखो हरियाणा। कौन सा? हरियाणा से थोड़ा नीचे आएंगे तो यूपी। कौन सा? तो इस प्रकार ये राजस्थान के 5 राज्यों की सीमा बनती है। कितने राज्यों की सीमा बनती है? और इससे आगे करते हैं अपन अगली क्लास में। कोई दिक्कत? हाँ।